अस्सलामुअलैकुम। खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम एक मुलाकात के साथ, कारोबारी अफराद से मुलाकात की है आर्मी चीफ ने, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कारोबारी शख्सियात के, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की गई। मुजम्मिल साहब, आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ्स का बिजनेसमैन से मुलाकातों का सिलसिला है ना, तवातर से जारी है। ये नया नहीं है। मतलब मैं आज देख रहा था कि जनरल कियानी भी 22 सितंबर 2011 को बिजनेसमैन को मिले थे। उसके बाद फिर उसके बाद सारे ही आर्मी चीफ्स मिलते रहे, और जनरल बाजवा के दौर में ये ज़्यादा रहा। जनरल बाजवा 9 जून 2021 को भी मिले, 19 में भी मिले, 20 में भी मिले। इसका मतलब है, मैं ये ट्रैक चेक कर रहा था कि साल में एक दफ़ा आर्मी चीफ बिजनेसमैन को ज़रूर मिलते हैं। ये एक साल का एक इवेंट है। एक इफ्तारी हो जाती है, एक इफ्तारी पे मिल लेते हैं। एक बिजनेसमैन की इफ्तारी भी बहुत करते हैं आर्मी चीफ, जिसमें वो कहते हैं फिर इफ्तारी के बाद सुबह सहरी तक गुफ्तगू जारी रही और सारी रात पाकिस्तान की मईशत पर बात हुई। अब भी मैं देख रहा था, आसिम मुनीर साहब ना पिछले साल 5 सितंबर 2023 को भी कारोबारी लोगों को मिले थे, तो इस साल 27 सितंबर को भी मिले। तो इसका मतलब साल बाद मिलना है, एक रिचुअल सा तय हो गया। खुद भी चाहती हैं कि वो आर्मी चीफ साहब से मिलें और हालात पर। अब इसकी जो अब तक जो खबरें आई हैं वो तो लोग कल से सुन ही रहे हैं ना, उन पर हम क्या बात करें। आपने भी वो हैंड आउट से ही लफ्ज पढ़े। जो कुछ और खबरें इधर उधर से बात हुई है, उसमें ये हुआ कि बिजनेस टाइकून्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात क्या रखे। नहीं, आर्मी चीफ ने भी कहा कि जी आप लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर की कंपनियां यहाँ पैसा लगाने आ रही हैं, तो आप सबको भी अपना पैसा वापस ले आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है और सब कंपनियां यहाँ काम करने आ रही हैं, तो हमारा बिजनेसमैन बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, तो आप भी पैसा ले आए। कंपनीज भी यहाँ से जा रही हैं। तो उन्होंने कहा जी आप एमनेस्टी दें ताकि हम पैसा वापस ले आए। ठीक है ना, आप हमें फैसिलिटेट करें, अब आपकी बात मानेंगे। तो आप अगर एमनेस्टी देंगे तो लोग पैसा वापस लाएंगे, वरना लोग अपना पैसा वापस कैसे लाएं। जिस पर को आर्मी चीफ को ये आइडिया सुना, इतना को खास एमनेस्टी वाला पसंद नहीं आया। और उसके अलावा उन्होंने बताया, आर्मी चीफ ने SIFC के बारे में बताया, क्योंकि बहुत ही एक प्रोपेगेंडा SIFC के बारे में भी जारी है कि नहीं आया। फिर उन्होंने बताया कि कहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, और कुछ बिजनेसमैन की जो है वो बातचीत भी सुनी। कुछ इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग मौजूद थे जो आर्मी चीफ से बात कर रहे थे, और आर्मी सवाल जवाब भी हुए। अच्छा, एक खुशखबरी भी दी है इस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब ने, कि आने वाले टाइम में बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा बिजली भी आइंदा साल सस्ती होगी, और उन्होंने कहा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सिंगल डिजिट में होगा। पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि देखें, बिजली की कीमत कम करने पर टास्क फोर्स बनी हुई है, SIFC भी काम कर रही है, IPP से बातचीत जारी है, और मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये आर्मी चीफ नहीं, और भी जराए से ये खबरें आ रही हैं कि जी बिजली सस्ती हो सकती है ना। नई इंडस्ट्री लगाने की तरफ भी IMF ने भी कहा कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी, उन्होंने भी कहा सस्ती होगी, लेकिन साथ इंटरेस्ट रेट मुसलसल नीचे आ रहा है। देखिए, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है इन्फ्लेशन के साथ। डायरेक्ट ताल्लुक है। जब इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, जब महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, और जब दुनिया कह रही है कि आप देखें ना, आज IMF का भी जो पाकिस्तान की मईशत पे मजमून आया है वो बहुत हौसला अफजा है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब संभल रही है, और हमारी जो तरक्की है वो बढ़ रही है, और हमारे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी तक रिलीफ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है अभी। देखें पेट्रोल सस्ता हो रहा है मुसलसल, वो भी रिलीफ आम आदमी को ही जा रहा है ना। और अगर बिजली देखें, लोगों को आमदन अभी भी कम है, देखें खर्चे ज्यादा, लोगों को प्रॉब्लम है बिजली के बिल से, और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। मेरे ख्याल में इस वक्त आटे की पे तो शोर नहीं है कि आटा महंगा है, गोश्त पे शोर नहीं है कि गोश्त महंगा है, क्योंकि हर चीज ही महंगी। नहीं, उनकी चीजें कीमतें नीचे आई हैं। इन्फ्लेशन जब नीचे आया है तो डेली लोगों को यूटिलिटी बिल से मसला है। लेकिन ये जो आर्मी चीफ्स का बिजनेसमैन के साथ मिलना है, इसके मईशत पे अच्छे असरात होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा, एक दौर में पहले तो ये भी तासुर था कि ये जो बिजनेसमैन जब आर्मी चीफ को मिलते हैं तो हुकूमत की शिकायतें
आर्मी चीफ को लगाते हैं जी कि ये हमें ठीक तंग कर रहे है, हैं, ठीक है ना, हमें कुछ जो नहीं। उन्हें हुकूमत से गिले होते हैं उसकी एक एपेलेट अथॉरिटी आर्मी चीफ बन गए। और जब आर्मी चीफ मिलते हैं तो वो कहते हैं हुकूमत ये गलत कर रही है, हुकूमत ये गलत कर रही है। और माजी में जब हमने देखा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अच्छे ताल्लुकात नहीं होते थे तो इस तरह की मुलाकातें आर्मी चीफ्स के ज़हन साजी में बड़ा किरदार अदा करती थी कि आर्मी चीफ का जहन बनता था कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है और ये जाके शिकायतें लगाते थे। लेकिन अगर हुकूमत और आप एक पेज पर हैं तो फिर जो आप तजावीज़ दें और वो आर्मी चीफ बिजनेसमैन के साथ करें तो क्या ये वन पेज में पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, इस पर भी बहुत सी राय है कि क्या आर्मी चीफ्स को बिजनेसमैन से मिलना चाहिए। अब बिजनेसमैन खुद भी मतलब एक तो ख्वाहिश रखते हैं, इंटरेस्ट शो करते टाइम हैं, मांगते हैं, क्योंकि खुश उन्हें रखते पता हैं, है कि गवर्नमेंट से बात करने को कोई फायदा नहीं है, बात तो करने का ज़ाहिर जिनसे फायदा है उनसे वो करते भी हैं। ताकत का मरकज आर्मी चीफ को समझ के मिलते हैं, अगर आपका ये ख्याल है। क्योंकि तो बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी इस टाइम परेशान है पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए। यही वजह है कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब ने उनको इस चीज़ का पर एम्फोसिस था कि जी नई इंडस्ट्री भी अच्छा, मैं ताकि पाकिस्तान के हालात को आप बेहतर देखिए, किया जा मैं सके। आपको बताता हूँ 2019, 20, 21, 22, 23, 24 मतलब ये कोई पहली मुलाकात तो नहीं हुई। आर्मी चीफ्स का और बिजनेसमैन का इंटरेक्शन मुसलसल, मैं कह रहा हूँ सालाना बुनियादों पे जारी है। बाजवा साहब ने भी 3 दफा किया, बाजवा साहब ने भी 21, काफी 2021, किया, 2019, 2020 और आसिम मुनीर साहब की भी दूसरी है, तीसरी, ठीक है ना, नहीं 11 तीसरी मार्च, है, उनकी 5 भी सितंबर, तीसरी 27 है, सितंबर। उनकी भी तीसरी है। तो ये एक मेरा ख्याल है अब रस्मी मुलाकातें ही रह गई हैं, कोई ऐसी इससे फर्क नहीं पड़ता इन मुलाकातों मैं से। शक्ल दिखाओ ग्रुप ही है कि लोग आर्मी चीफ को मिल लेते हैं, बिजनेसमैन अपनी बात कर लेता है, वो भी कहते हैं, एक पीआर सेशन ही रह गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस हवाले से ये एक मुलाकात बड़ी अच्छी भी है कि आप फेस टू फेस अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने मसाइल हैं, वो सामने कहने में ज़रा आसानी उन तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा सकते हैं? आर्मी चीफ इज द राइट फोरम? Of course, he नहीं, is नहीं, the one नहीं, and only मेरा ख्याल है कि देखें, अब मैं right बताता forum. हूँ, ऐसी मुलाकातों में प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की इकट्ठी भी हुई है और आर्मी चीफ से अकेले भी मिलते रहे हैं और इसके नतीजे में जो इनपुट मिलता है वो आर्मी चीफ गवर्नमेंट को देंगे कि जी मुझे बिजनेसमैन मिले थे, उन्होंने कहा कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये रिबेट कर दें, ये वरात हमें दे दें, इससे कारोबार बेहतर हो सकता है। मैंने उनसे ये बात की, उसके ऊपर वो कहेंगे कि अच्छा जी आप फलां सेक्टर को मिल लें, उसकी ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में एक इनपुट तो आ जाता है जो वो आगे गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मईशत पे क्या असर होगा, क्या इसके अगर आर्मी चीफ ने उन्हें कहा है कि आप अपनी दौलत पाकिस्तान ले आएं, तो क्या ये बिजनेसमैन आर्मी चीफ के कहने पे अपनी दौलत पाकिस्तान ले आएंगे और नई इंडस्ट्रीज लगाने का कहते हैं, क्या वो जब इन्हें कहेंगे कि आप पाकिस्तान में नई सनतें लगाएं तो क्या ये अपने जो पैसे इनके यूएई में, अमेरिका में पड़े हैं, ये आर्मी चीफ के कहने पे, आसिम मुनीर साहब के कहने पे कल अपने बाहर के सारे पैसे उठा के पाकिस्तान ले आएंगे? कोई घाटे का सौदा नहीं। तो फिर मेरा मतलब है कि ये अकाउंट इन मुलाकातों का उतना अब असर नहीं रहा जितना कहा जा सकता है कि जी आर्मी चीफ को मिले, आर्मी चीफ ने कहा पैसा पाकिस्तान ले आए, तो अगले दिन 10 बड़े बिजनेसमैन अपना सारा पैसा उठा के पाकिस्तान ले आए। ऐसा नहीं होता। वो भी बड़े करू हैं, वो भी पैसा नहीं लाना उन्होंने पाकिस्तान, हमें कुछ और ही करना पड़ना है। वो भी पाकिस्तान कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो पुराने बिजनेसमैन है ना, पुराने बिजनेसमैन है, ये अब इनकी एज खत्म हो गई है। इन्होंने टैक्स चोरी करके पाकिस्तान को लूट के बड़ा पैसा बना लिया है। अब आप जब इनको मिलते हैं ये रियासत से गिले करते हैं, हालांकि इन्होंने पैसा तो पाकिस्तान से ही बनाया है और अब इनकी नई जनरेशन नई नई और पाकिस्तान से पैसा बना के बाहर ले गए हैं और अब अपने गिल्ट को कवर करने के लिए पाकिस्तान में से नुक्स निकालते हैं। वरना इनका कोई, अब लोग इनकी हुब्बुल वतनी पर भी सवाल करते हैं कि ये पैसे पार ले गए हुए हैं, इनसे क्या बात करनी है, इनको पकड़ना चाहिए या इनसे बात करनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात करेंगे। पिंडी में आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से और बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर की सूरत हाल ये है, पहुंचे हैं या नहीं हम जानेंगे। फैज़ान खान, नुमाइंदा हम न्यूज़ इस्लामाबाद, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से उनकी ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर अटक के पुल से कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में जो काफिला है उनके साथ मौजूद है। फैज़ान, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा कि आप इस टाइम काफिले के साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद
पिंडी पहुंच चुका है। अली अमीन गंडापुर का काफिला रोका गया, रास्ते में शेलिंग होने की इतलात तो हमें मिल रही हैं। देखें, बिल्कुल जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। काफ़िला जो है वो इस वक्त बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच चुका है, हम भी उनके साथ ही हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो KPK के मुख्तलिफ एरियाज से जो हैं उन्होंने काफ़िला ज्वाइन किया है और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उस काफ़िले को लीड कर रहे हैं। अटक पुल पर जब ये काफ़िला पहुंचा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई क्योंकि पंजाब की हदूद शुरू हो गई थी और जैसे ही पंजाब की हदूद शुरू हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की गई। मगर ये देखने में आया कि गाड़ी से उतर गए लोग, गाड़ियों से, और उन्होंने आगे आकर ना सिर्फ कंटेनर्स को हटाया, कुछ लोग जो हैं उन्होंने पानी में चल के क्रॉस किया। वो वीडियोस भी जो हैं वो आप दिखा सकते हैं लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। क्रेन को साथ रखा गया है, क्रेन के ज़रिए भी जो है वो कंटेनर्स को हटाया गया है। अली अमीन गंडापुर ने शेलिंग के दौरान देखा गया कि खुद लीड किया, फ्रंट पे आके गाड़ी से उतर के फ्रंट पे आ गए, उन्होंने आके लीड किया इसको। फैजान कह रहे हैं मुजाहिरीन के पास डंडा और असला मौजूद है, ये खबर ठीक है कि डंडे और असले मौजूद है, असला मौजूद है? देखें, फ़िलहाल मैंने अपनी आंखों से इस वक्त तक जो है वो कोई असला उनके पास नहीं देखा। जो गार्ड्स हैं उनके जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हैं वो सियासी शख्सियात बहुत ज़्यादा हैं, MNAs हैं, इसके अंदर MPs जो हैं वो KPK से बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो आ रहे हैं और उनके जो हैं वो गार्ड्स भी उनके साथ हैं। कुछ सरकारी गाड़ियां भी जो हैं वो हमें नज़र आई हैं इस जो काफ़िला है इसके अंदर, तो उनके पास बिल्कुल जो है वो असला, अपना ज़ाती असला जो है वो उनके पास मौजूद है। कितने लोग हैं गंडापुर के साथ? उस तरह डंडा कितने लोग हैं गंडापुर के साथ? 10,000, 20,000, 25,000? देखिए, गाड़ियों की तो बहुत लंबी लाइन है, गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन हमें नज़र आ रही है। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये जो तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो अगर हम इसको इस तरह काउंट कर लें कि 2,000 गाड़ी कम से कम जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक लाजमी है, इससे ज़्यादा ही होंगी। ये मैं बहुत कम तादाद मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और उस एक गाड़ी के अंदर अगर हम 4 अफराद को भी लगाएं तो ये 8,000 की तादाद बनती है। तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर, क्योंकि KPK की बहुत बड़ी सपोर्ट PTI के साथ है। नहीं फैजान, फिर आप ये मुझे बता रहे हैं कि गंडापुर के साथ 8, 10, 12, 14,000 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं एक आपको मोहतात एक अंदाजा बता रहा हूं, पिंडी काफिला जो है वो चले जो चले उनके साथ लोग वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। ये बताएं कि पिंडी की क्या सूरत हाल है? लियाकत बाग पे कितने लोग हैं? कमेटी चौक पे कितने लोग हैं? फैजाबाद की क्या सूरत हाल है? पिंडी क्या है? पिंडी कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है पिंडी खुला है। देखिए, बिल्कुल पिंडी जो है वो बिल्कुल बंद है और पिंडी को जो है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है कंटेनर्स लगा के। उसके बावजूद हमने ये देखा कि ये क्योंकि प्लान था PTI का, शायद ये लोग रात के आए हुए थे इधर, वो गलियों से निकले और हमें नज़र आए कि वो गलियों से ऐसे अचानक से निकले और उन्होंने जो है वो इस वक्त कमेटी चौक के ऊपर जो भारी नफरी पुलिस की मौजूद थी उनको धकेल कर वो अब लियाकत बाग तक ले गए हैं और शदीद शेलिंग का भी उन्होंने मुकाबला किया है, मज़ामत भी की है। इस वक्त तक भी लोग मौजूद हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बताइएगा कि शेलिंग के बाद क्या ये जो एहतजाज करने के लिए कारकुनान निकले हैं शेलिंग के बाद मुंतशिर हुए या नहीं हुए? नहीं, मुंतशिर करने में जो है वो अभी तक पुलिस जो है वो नाकाम नज़र आ रही है और पुलिस जो है वो उसका मोराल हमें डाउन नज़र आ रहा है। जो कारकुनान हैं उनका मोराल हमें अप नज़र आ रहा है। ये ये लोकल लोग हैं या लोगों का ये KP से ही एक दिन पहले पहुंच गए थे और इन्होंने पिंडी में ये सारा कुछ किया है, या ये पिंडी के लोकल लोग हैं? नहीं, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब के लोग शामिल हैं, KPK के लोग नहीं हैं, मगर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सरगोदे के लोग जो हैं वो मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ से भी आए हुए हैं। नईम पंजोता उन्होंने रात को इन लोगों को यहाँ पे अरेंज किया था। कुछ और भी पंजाब के ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे और वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ठहरे हुए थे। वो लोग भी निकले हैं। पंजाब ये जो मरी के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुँचने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने एक नया रूट जो है
वो इख्तियार किया और वो खन्ना पुल वाली साइड से निकले इस्लामाबाद से और चकमा देते हुए पुलिस को जो है वो पिंडी के अंदर दाखिल हो गए। और उसके अलावा जो है वो दीगर जो पंजाब के इलाके हैं उनसे भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और रावलपिंडी के अपने लोग भी मौजूद हैं और घरों से भी लोग हमें निकलते हुए नजर आए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से हमें कंटेनर हटाने की वीडियोस भी मिल रही हैं कि कंटेनर जो है वो उनकी जानिब से हटाए जा रहे हैं, तभी रास्ते खोलकर आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस कहां मौजूद है? क्या पुलिस की जानिब से जब शेलिंग की जा रही है तो मुजाहिरीन की तरफ से पथराव भी किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है और बहुत शदीद पथराव किया जा रहा है। और इवन के ये भी आपको बताऊं कि जब शेल आता है तो शेल भी उठा उठा के मुजाहिरीन जो हैं वो वापस फेंक रहे हैं। और मैंने इस तरह मुज़ाहमत करते हुए पहले इस तरह नहीं देखा। मैं आज खुद हैरान था कि इस तरह की मज़ाहमत जो है अचानक से इस तरह आवाम निकली और उन्होंने इस तरह की मज़ाहमत जो करनी शुरू कर दी, ये मेरे लिए भी एक हैरान कुन था। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस बार थोड़ी सी मुझे हिकमत अमली इंतज़ामिया की भी नाकस इस वजह से नज़र आई है कि कंटेनर्स जो हैं पहले तो दीवारें बनाई जाती थी, मगर इस बार जो है वो ट्रक ही खड़े कर दिए गए हैं। ड्राइवर्स से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें ये बताया, उन्होंने कहा जी ट्रक हमारे जो हैं वो रात को हमें यहाँ पे बुलाया हुआ है, हमें यहाँ पे बाउंड किया हुआ है, हमारे ट्रक हैं, इनका भी खतरा है कि ये जो है हमारे, क्योंकि हमारे मालकान तो हमें नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे ट्रक जो हैं वो ख़राब हो गए। तो इस टाइम भी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अपने ट्रकों के पास मौजूद हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जैसे ही काफ़िला जो है वो बिल्कुल करीब पहुँच चुका है यहाँ पे और जैसे ही वो अब इसको क्रॉस करेगा तो वो ये ट्रक मुझे लगता है ये खुद ही ड्राइवर्स हटा देंगे, क्योंकि ड्राइवर जो हैं वो भी तैयार नहीं है यहाँ पे। और कोई इतनी खास नफरी भी अब पुलिस की यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ये सारी मेरे ख्याल में पुलिस की नफरी को जो है वो अब लियाकत बाग बुला लिया गया है कि लियाकत बाग ही पहुंचे। यहाँ से जो है वो अब इतनी खास हमें पुलिस की नफरी नहीं नजर आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल तो इस टाइम हमें कशीदा ही नजर आ रही है रावलपिंडी में और पंजाब हुकूमत जिस तरह से रोकने के दावे कर रही थी और कह रहे थे कि कानून को अगर आपने हाथ में लिया तो नहीं छोड़ेंगे। एक वजीर आला जो है, लेकिन बेबस है पुलिस, बेबस है। आप ये देखें कि हर हफ्ते एक वजीर आला अपनी वजारत आला के सर पे 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे करता है पूरे सूबे में से और पंजाब पे हमला कर देता है। लेकिन अभी तो आप मेरी बात समझे ना कि ये चौथी बार है। संजानी में किया, आए लाहौर, मतलब क्या पीटीआई के पास गंडापुर के अलावा कोई बंदा नहीं है, मतलब पंजाब से तो कहीं कोई काफिला नहीं निकला ना। आप कहते हैं गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, लाहौर से कोई 10,000 लोग गए, फैसलाबाद से गए, गुजरांवाला से गए, उस्मान में नहीं गए ना। एक मिनट, तो इसका मतलब है वो अपनी हुकूमत के सर पे, क्योंकि उनके पास एक हुकूमत है, वो हुकूमती वसाइल के सर पर दूसरे सूबे में आके बदअमनी पैदा करते हैं। लेकिन दिन भर से हम देख रहे हैं कि हालात नहीं, पर आप मेरे मतलब आप मुझे बताएं कि ये कोई तुक है कि आप के पीछे एक वजीर आला अपने बंदे उठाए और कहे जी मैं लियाकत बाग आ रहा हूँ, आप पेशावर में जलसा कर लें और कहा कि दमादम मस्त कलंदर होगा। बात समझे, उन्हें चाहिए पेशावर जलसा करें, सवाबी जलसा करें, मर्दान जलसा करें। वो केपी के वजीर आला हैं, वो केपी में जहाँ चाहे जलसा करें, उन्हें किसी ने रोका है? वो उठते हैं 10-12 हज़ार लोग लेते हैं, अपना एक जत्था इकट्ठा करते हैं और उठाकर पंजाब में कहीं आके जलसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, पंजाब में 10,000 लोग इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा केपी के 10,000 लोगों के सर पे आप एहतजाज इकट्ठा करते हैं। आप सुनवाए ना गंडापुर पंजाब हुकूमत को जो उन्होंने ललकारा है, मैं पहले चाहती हूँ कि हम वो सुनवा दें अपने नाजरीन को, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। इंशाल्लाह आप देखिए तमाशा होता क्या है आगे। तो केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे, पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे इंशाल्लाह। तमाम मस्त कलंदर है आगे, देखिए आप दफा 804 लग चुके हैं पाकिस्तान में। चलो भाई, शाबाश शाबाश। दफा 804 लग चुका है, दफा 144 का तो वही बात होगी कि आपने कहा कि मैं केपी से लोग लाऊंगा और अडियाला से इमरान बानी को छुड़ा लूंगा ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्रोविंशियल सोशल फैब्रिक को देखें, एक सूबे से दूसरे सूबे में लोग ला के इस तरह एहतजाज करना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। ये कोई मुस्बत सियासत नहीं है कि आप हर हफ्ते केपी में अपनी वजारत, देखें एक वज़ीर आला का एक क्लाउट होता है, डीसी हैं, एमपी हैं, एमएनए हैं, लोगों को वज़ीर आला से काम है, आप कहते हैं चल भी तूने 2000 बंदे लेके आने, नहीं तो तेरे काम नहीं करूंगा। हर वज़ीर आला इस पोजीशन में होता है कि 8-10 हज़ार बंदे इकट्ठे कर ले। ये कोई गंडापुर इस पोजीशन में नहीं है। हर वजीर आला जब उसके पास एक हुकूमत होती है तो वो 8-10 हज़ार बंदा इकट्ठा करने की पोजीशन में होता है उस हुकूमत के सर पे, उस हुकूमती वसाइल की वजह से। तो अगर गंडापुर के साथ 10 हज़ार आदमी है तो ये गंडापुर की कामयाबी नहीं है, नाकामी है।
क्योंकि अगर पीटीआई की कामयाबी तो लाखों लोगों में होनी चाहिए ना, हजारों लोगों में। बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि आए केपी में आकर पंजाब हुकूमत जलसा कर क्या जरूरत है, हम पंजाब वेलकम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, पीएमएलएन को क्या जरूरत है हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की? वो सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो सिस्टम तोड़ना चाहते हैं, अपने अपने अहदाफ हैं। वो चाहते हैं हुकूमतें चलें, वो चाहते हैं हुकूमतें टूटें। तो अब वो उनकी गेम क्यों खेलें हुकूमतें तोड़ने वाली? वो क्यों केपी में जाके जलसे करें? जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा हम 2028 में जलसे, ठीक है ना? ठीक है। अफगानी भी कोई जलसे में आए हैं, ये एक शख्स का क्लेम है, लेकिन हम जाहिर है उसको मान नहीं सकते कि वो सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। पहले सुनवा देते हैं अवाम को, मान सकते, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं इस पे। जी 200 अफगानी आए हुए हैं, उसको मेरे बार बार कि 2,000 आपको मिल जाएंगे, हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मिलता भी कुछ भी नहीं। हम क्या करें? पीटीआई वाले बार बार हमें कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन वो भी कुछ नहीं दे रहे। इस शहरी का क्लेम है कि अफगानी आए। संजानी वाले जलसे में भी अफगानिस्तान के परचम लहराए गए और ये एक सवाल हुआ कि अफगानी शरीक थे। लाहौर वाले जलसे में फिर इंतजामिया ने ये शराइत लिखाई कि ना किसी दूसरे मुल्क का झंडा होगा और ना कोई दूसरे मुल्क का शहरी होगा, और जिसमें अफगानियों के बारे में बात थी ज़्यादा। देखिए, और हमने फिर लाहौर में भी देखा कि अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए। वो कहते हैं हमारे बंदे नहीं थे। देखिए, अगर आपके जलसों में लोग अफगानिस्तान के झंडे क्यों लहराते हैं? क्यों लोग आपके जलसों में अफगानिस्तान के झंडे लहराते हैं? क्यों आपने, मेरा मतलब है कि अफगान कौंसल जनरल आपके साथ बैठ के तराने पे खड़ा नहीं हुआ? ईरान में नहीं हुआ तो ईरानियन गवर्नमेंट, आप कैसे वजीर आला थे कि आपके कौमी परचम के, कौमी तराने के एहतराम में एक बंदा खड़ा नहीं है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? हाँ, ये पेशा गलत गलत। तो इसलिए मेरा मतलब है कि इनको अपनी अफगान पॉलिसी पे भी करना चाहिए। और ये जो पता जी जमान पार्क में भी हमें जब था तो थे कि जी अफगानी ला के बिठाए हुए हैं, और जब जमान पार्क में गुंडे, हाँ, अब सूरत हाल ये फिर एक TNSM के एक दहशतगर्द का इंटरव्यू भी चला के वो वहाँ पे है। तो मेरा मतलब है कि आप इस तरह अफगानियों को ले आएँ, आप पठानों को ले आएँ, आप केपी से लोग ले आएँ और लाकर लियाकत बाग एहतजाज करें। व्हाट इज़ दिस? मुझे नहीं लगता ये कोई पाकिस्तान की खिदमत है, ये कोई मुस्बत सियासत है। इसके आप बताएं, इस सारे के नतीजे में कुछ पीटीआई को हासिल हो जाएगा? जैसे 9 मई को कुछ हासिल नहीं हुआ ना, मतलब 9 मई के बाद पीटीआई को फायदा हुआ, नुकसान? नुकसान आज के बाद भी नुकसान होगा। मतलब आप समझें सर, अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि कानून अगर हाथ में लोगे तो फिर भी हम जवाब देंगे। उनको तो कोई असर ही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हर रुकावट अबूर करके जाएंगे। हमने AK-47 देखी थी गंडापुर सबसे पास, जब वो शीशा तोड़े थे। आज भी जब हमारी फिजान से बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने MPS के प्राइवेट गार्ड साथ हैं। प्राइवेट गार्ड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गार्ड असला बरदार लोग होते हैं। मतलब प्राइवेट गार्ड्स सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए नहीं। फिर आप एहतजाज करने निकले हैं और अगर अपने साथ असला लेके निकले हैं तो वो गार्ड नहीं है, फिर असला बरदार लोग हैं आपके साथ। एहतजाज में ही ऐसे वैसे तो फिर ना निकले। मेरा मतलब आप असला लेकर तो एहतजाज के लिए नहीं निकल सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आज शो पुट किया है, अब रियासत फिर मुकदमात इनके मेरे ख्याल में ज्यादा सख्ती होगी इसके बाद। ये गंडापुर साहब का जो हनीमून है ना, वो एंड की तरफ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वो एक सूबे के वजारत आला के सर पे दूसरे सूबे पे हर हफ्ते जो है चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ये ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक बतौर एक वजीर आला उन्हें ये बात उनको जेब भी नहीं देती है, उनके स्टेचर के मुताबिक भी नहीं है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो बंदे इकट्ठे करे तो दूसरे सूबे तो चढ़ाई करे। बहरहाल पिंडी के हालात कशीदा रहे सारा दिन। नहीं देखिए, वो तो 100 लोग भी कशीदा कर देते हैं हालात, 200 लोग भी कशीदा कर देते हैं हालात, 500। मैं ये कह रहा हूँ पिंडी की सड़कों पे लाखों लोग हैं, नहीं है। हजारों लोग हैं, नहीं है। 100-200 लोग हैं ना जी, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं। कोई पथराव कर रहा है, कोई गली में से गुजर रहा है, कोई पेट्रोल बम मार रहा है। ये लड़ाई हो रही है ना। आप ये तो नहीं मुझे कह रहे कि जी देखें लियाकत बाग पे हजारों लोगों का मजमा पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कमेटी चौक पे हजारों लोग मौजूद हैं, फैजाबाद चौक पे हजारों लोग मौजूद हैं। लोग तो 200-400-500 हैं जो आपने सरगोदे से पहुंचा लिए, कहीं से पहुंचा लिए, अपने 1000 कारकुन इकट्ठे करके पहुंचा लिए
और आप उनके ज़रिए हालात ख़राब कर रहे हैं 1000 कारकुनों के ज़रिए। और 8-10 हज़ार लोग हैं आपके पास जो आपके पीछे हर हफ्ते लेके आ जाते हैं अपनी वजारत आला के सर पे। इससे ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है? ये डियाला जेल की तरफ तो नहीं आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये पहुंच ही नहीं सकेगा लियाकत बाग तक, मुझे लगता है। अभी तो देखें शाम है, बहुत वक्त लगेगा। और ये रियासत इसका इजाज़त नहीं दे सकती किसी वज़ीर आला को कि वो दूसरे सूबे में आके इस तरह अमन अमान के एक सरकार के वसाइल दूसरे सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल हो। ये कोई रियासत का निज़ाम है? कोई मेरा मतलब है एक डाकू ने दूसरे डाकू पे हमला कर दिया, एक जत्था दूसरे जत्थे पे हमला कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गंडापुर साहब को शटअप कॉल मिलनी पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसी के साथ और कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल सॉलवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे इसराइली जारहियत की। इसराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और इंतहाई अफसोस के साथ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह मिसाइल हमले में शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्जिया निगार मंसूर जाफिर साहब ने। मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। मंसूर, इससे पहले इस्माइल हानिया वाला तेहरान में, अब बैरूत में हसन नसरुल्लाह वाला, फिर उससे पहले पेजर्स वाला अटैक, फिर वॉकी टॉकी वाला अटैक। ऐसा लग रहा है कि इसराइल की तैयारी बहुत है और जो हमास या हिजबुल्लाह हैं इनकी तैयारी नहीं है, और हम हैरान और शशदर हैं। हर अटैक हमारे लिए सरप्राइज़ है उनका। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा टाइमली इस इशू पे डिस्कशन का एहतमाम किया है। जहाँ तक जो तैयारी का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ 120 साल की तारीख है इस मसला फ़लस्तीन की। और जहाँ तक तैयारी का मामला है तो चाहे बरतानिया के ख़िलाफ़ जब बगावत हुई थी तो उस वक्त जिसकी क़यादत जिन शख्सियत के हाथ में थी वो इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम थे, और उनको भी इसी तरीके से इसराइल ने और उनके हवारियों ने जो है असैसिनेट कर दिया था। और ये समझ रहे थे कि शायद अब किस्सा ख़त्म हो गया है, क़यादत ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद ये काफ़िला सख्त जान चलता रहा और चलते चलते इसकी क़यादत जो है एक माजूर जो अपने निचले धड़ से बिल्कुल पैरालाइज थे, शेख अहमद यासीन, उनके पास आ गई। और उन्हें भी इसराइल ने जो है एक F-16 अटैक में जो है नमाज फजर से वापसी पर शहीद कर दिया। और उस वक्त उनकी जो उनका व्हील चेयर लेकर जा रहे थे वो इस्माइल हनिया शहीद थे। और उसके बाद उस तंजीम की क़यादत जो है वो डॉक्टर अब्दुल रज़ा रंतीसी साहब के हाथ में आ गई, और उन्हें भी तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर जो है अपाची हेलीकॉप्टर हमले में जो है वो शहीद कर दिया गया। तो फ़लस्तीनियों ने तो अपनी जिद्दोजहद है उसको कभी क़यादत के साथ मशरूत रखा ही नहीं। उन्होंने अपने जांबाजों, अपने जंगजुओं के साथ उनकी जो तरबियत की, उन्हें यही बताया कि आपकी कमिटमेंट आपके काज के साथ है, और जब तक एक काज को आप अचीव नहीं कर लेते, उसके मंतकी अंजाम तक नहीं ले जाते, उस वक्त तक आपकी जिद्दोजहद इस काफिले के सरबराह बदल सकते हैं, मंसूर हिकमत अमली बदल सकते हैं। मंसूर देखें, हसन नसरुल्लाह साहब 1992 में हमास के सरबराह बने और 32 साल की उम्र में। अब हसन हिजबुल्लाह के आप देखें ना, 1992 से 2024 तक आपके 2002 को 22-24 साल उन्होंने क़यादत की, और 22-24 साल हिजबुल्लाह की क़यादत महफूज रही। कोई इसराइल हिजबुल्लाह की क़यादत को निशाना नहीं बना सका। तो अब तो 22 साल बाद असैसिनेशन सामने आई है ना, शहादत सामने आई है। तो इस बार इसराइल की तैयारी पहले से बेहतर नज़र आ रही है। जी यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसकी मैं समझता हूँ जो रीज़न है, क्योंकि माजी में ये जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं था। अब जबकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करने के हवाले से, और फिर इसी तरीके से यानी अब आपकी प्रिसाइज लोकेशन जो है, जिसको आप GPS कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ज़रिए आप एग्जैक्ट आपकी लोकेशन जो है, यही वजह है। और आपके पास इस वक्त जो मवासलाती ज़राए हैं, जो आपके पास आलात हैं, वो चलता फिरता एक समझ लीजिए जासूसी का नेटवर्क है। तो लिहाजा किसी भी बंदे को आज के दौर में जो है वो ट्रेस करके, लोकेट करके हिट करना जो है वो कोई असल जो इम्तिहान है, मैं समझता हूँ जो कामयाबी समझी जाती है जंगों के अंदर, वो ये है कि आपने बैटल फील्ड में किस लीडर को ट्रेस करके हिट किया है। बैटल फील्ड इस वक्त जो है वो फ़लस्तीन का इलाका है, चाहे वो गज़ा की पट्टी हो, वो गरब उर्दन का इलाका हो। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक
इसराइल को उस महाज पर अभी तक नाकामी चले आ रही है। वो वहाँ पे शहीद करता है तो वो इस्माइल हनिया की फैमिली को शहीद करता है। वहाँ पे जो मुजाहिदीन या जो निहत्ते बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग हैं उनको शहीद कर रहा है। तो मैदान जंग में तो उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, वो कोई ऐसा कारनामा अच्छा अपने नहीं अभी इसराइल ने नहीं, ये क्या थ्योरी है? एक तो हम सुन रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को बहुत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, और कल अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ईरान का चप्पा चप्पा हमारी जो है नज़र में है, हमारी पहुंच में है। तो क्या नेक्स्ट जो आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है कि इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनाई है? यकीनन जी, इसराइल जिसके एक्सपेंशन डिज़ाइन जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जिस खजालत का उसे सामना है गज़ा के अंदर और पूरे लबनान वाले जिस वाक़े के अंदर, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक जो सिंबॉलिक लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं इस वक्त, उनकी असैसिनेशन ही उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी ये भी पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से इस कज़िये को, जिसे वो कहते हैं ना कि हम जंग का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि वो ईरान को इस पूरी जंग के अंदर ले आए। लेकिन ईरान जो है वो इस्माइल हनिया साहब की शहादत के बाद जिस तरीके से उन्होंने एक रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया था, और उसके बाद इस अपनी जो उन्होंने स्ट्रेटजी इवॉल्व की थी, जो वो इस नौयत की थी कि उनका ये था कि हम बजाय इसराइल को एक्सप्लोड करने के, हम उसे इम्प्लोड करना चाहते हैं, अंदर से उसको तबाह करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि इसी अरसे के अंदर, यानी जब इस्माइल हनिया साहब की शहादत हुई, उसके बाद इसराइल के अंदर अल-कुद्स के अंदर ऐसे खुदकश वाक़यात हुए, और जो चाकू से वार करने के वाक़यात हुए, जो गाड़ियाँ यहूदी आबादकारों पर चढ़ाने के वाक़यात हुए, गरब उर्दन के अंदर इस नौयत के वाक़यात हुए। ये वो स्ट्रेटजी है कि जिसको फ़लस्तीनियों की ये कमिटमेंट है कि हमने इस जंग को फ़लस्तीन के सरजमीन पर लड़ना है, नहीं तो दुनिया भर में इसराइल के सफारत खाने बड़ा तरने वाला है। और आज ऐसे जंगजुओं की, ऐसे जांबाजों की कमी नहीं है कि जो अपने जिस्म से बांध बांध के जो है वो इन सफारत खानों को उड़ा दें। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो कमिटमेंट है कि वो इस जंग, अपनी मंजिल इस नौयत की एक्टिविटीज़ के साथ खोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त जिस अंदाज से पूरे अरब कैपिटल्स के अंदर भी ये यहूदी जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में या उसकी बरकत समेटने के लिए वहाँ सैर सपाटे को जाते हैं, ये बड़ा इजी टारगेट हैं। लेकिन वो कभी भी अपनी इन इजी टारगेट्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जंग के साथ उनका ताल्लुक है, जो जंग वो लड़ रहे हैं, उसके कुछ कवायद हैं, जवाबित हैं, और उन्होंने उनकी पासदारी करनी है। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरी जंग लेकिन ये तो लग रहा है कि ईरान डिफेंसिव है। ये तो लग रहा है कि जिस तरह हमास और हिजबुल ईरान उसकी एक तौजीह आप उसकी तौजीह ये पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी इस हिकमत अमली का हिस्सा है कि जिसके नतीजे में वो खुद इस जंग में, क्योंकि देखिए आप जब अपने जंग लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोला बारूद और उसके सर पे नहीं लड़ते, आप ये देखते हैं कि आपको क्या पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकती है, कौन से रीजनल ममालिक आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल बना लें, तो पाकिस्तान अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने हाथ जो ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन को अपने साथ कनेक्ट कर ले, सिर्फ अमेरिका की पाबंदियों के डर से, तो आज अगर ईरान जो है वो एक ऑल आउट अटैक कर देता है इसराइल के ऊपर या मिसाइल चला देता है, तो ऐसे में क्या हम अपने गौरी मिसाइल जो हैं वो ईरान के डिस्पोजल पे या उसकी तरफ, उसकी हिमायत के लिए उसको लॉन्च करेंगे? तो मैं समझता हूँ ये वो मारूजी हालात हैं कि जिसकी रोशनी में अच्छा ये क्यों है कि सुबह जब इसराइली मीडिया ये बार बार कह रहा था कि हसन नसरुल्लाह साहब को हमने टारगेट कर लिया है और वो हमारा टारगेट अचीव है, और साथ हिजबुल्लाह के और कमांडर्स भी, तो पहले तो हिजबुल्लाह ने इसका इनकार किया 4-6 घंटे, फिर 6 घंटे बाद उसकी तस्दीक कर दी। ये क्या स्ट्रेटजी थी कि आपने 6 घंटे उसको डिनाई करते रहे, वो कहते रहे, और फिर 6 घंटे बाद आपने मान लिया? आपके इल्म में होगा कि जिस इलाके में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर वाक़ है वो जुनूबी लबनान का सबर्ब है, उसे दाहिया कहते हैं अरबी में, यानी सबर्ब का इलाका है और बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। ये तकरीबन वहाँ पे 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक क्लस्टर था, और उसी क्लस्टर के ही गिरदोनवाह में उनका एक ज़ेरे ज़मीन जो है आप कह लीजिए बंकर या ऐसा स्टेशन मौजूद था कि जहाँ उनकी लीडरशिप मुख्तलिफ मशवरों के लिए और मामलात के लिए जमा होती थी। तो जब इसराइल ने वहाँ पे बंकर बस्टर्ड बॉम्ब्स जो हैं तकरीबन 200 पाउंड वजनी, तकरीबन 50 के करीब उस बिल्डिंग पे गिराए हैं, तो उस बिल्डिंग का तो वैसे ही कोई चीज़ नहीं बची। तो
ऐसे में जब वहाँ पे लोग मौजूद थे, तो ये लोग जब अपनी मूवमेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे जब रिसेंट ये वाक़यात हुए हैं पेजर और वॉकी टॉकी के, तो उसके बाद मवासलात के ज़राए और ख़ास तौर पे मोबाइल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इस हसन नसरुल्लाह साहब बहुत पहले ही मना कर चुके थे, और अब इसके बाद मज़ीद मोहतात हो गए थे। तो लिहाजा जब तक खुद तंजीम का कोई ऐसा नेटवर्क या कोई ऐसा फर्द उसकी तस्दीक ना करता, तो उस वक्त तक उस चीज़ को ओन करना जो है, मैं समझता हूँ वो एक हिकमत अमली का हिस्सा था। और दुनिया भर ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, और ख़ुद इसराइल ने अपनी उस कार्रवाई की जो फुटेज जारी की है, और उसके बाद जो भी उसको देखता था या जो भी उसको ऑब्जर्व करता था, तो वो ये इस बात पर यानी खुद से ही कयास करने लगता था कि यकीनन इस बिल्डिंग के अंदर या इस हमले के अंदर कोई शायद ना बचा हो। तो ये हिकमत अमली होती है। और इसमें खास तौर पे जब आप उनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट थी कि हसन नसरुल्लाह और क़यादत वहाँ मौजूद है, इसी बंकर में मौजूद है, तो कोई ना कोई उन्होंने स्पाइज अपने जासूस हिजबुल्लाह के अंदर तो पैदा किए हैं ना, जो वो कह रहे हैं कि हमारे लोग आपके अंदर मौजूद हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर अब हसन नसरुल्लाह कोई चीज़ गैजेट नहीं यूज़ करते थे, फिर भी उनकी इंफॉर्मेशन तो मौजूद थी। देखिए जी, आज के दौर में मैंने अर्ज़ किया कि जो साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के नकब लगाने की चीज़ें हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स की शक्ल में हो, गैजेट्स की शक्ल में हो, वो पॉसिबल हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले हमास ही के एक लीडर जो उनके डिप्टी चीफ थे साले अल आरूरी, उनको भी लबनान के अंदर ही इसी तरह के एक प्रिसाइज हमले के अंदर शहीद किया गया, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कुछ हिजबुल्लाह के लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद जैसे ही हिजबुल्लाह के लीडर वहाँ से निकले हैं, उन्होंने सिर्फ उनको एक प्रिसाइज अटैक करके और शहीद किया। उसके साथ हिजबुल्लाह का कोई लीडर जो है वो शहीद नहीं हुआ। तो ये जंग है, और इस जंग में मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज और हिकमत अमलियाँ होती हैं, यकीनन उसमें जो मलका या जो इस वक्त एडवांस एज हासिल है ख़ासतौर पे इसराइल को, अमेरिका को, उसका मुकाबला यकीनन ये आज के दौर में भी पत्थर और रेल वाले लोग जो हैं वो नहीं कर सकते। और इसमें जो आपने पॉइंट आउट किया है, जो ह्यूमन एलिमेंट जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो भी मुमकिन है, क्योंकि ये इसी दुनिया का हिस्सा है और इसी दुनिया के अंदर रहते हैं। और उसमें आज के आप देखें, हिजबुल्लाह लीडरलेस है, हमास लीडरलेस है, वर्कफोर्स कम हो गई है, लोग डर और खौफ का भी शिकार हो गए हैं, गैजेट्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हर एक को खौफ भी पैदा हो गया है कि हम निशाना बन सकते हैं। तो फिर ये मुज़ाहमत अब इसराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादा चलती तो नज़र नहीं आती है। देखिए जी, ये तो यकीनन जो लोग इस वक्त पीपल ऑन ग्राउंड हैं, ये तो उन्हीं का प्रेरोगेटिव है, और वही अपनी असेसमेंट के बाद जो है इस पर कोई राय दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे कज़िये की तारीख पर नज़र दौड़ाएं, तो हमें यही देखने को मिलता है कि इसमें ये पिटफॉल जो हैं वो आए हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इज़्ज़ुद्दीन अल कस्साम के हवाले से बात किया, तो वो नहीं जानते थे कि उनके नाम से एक पूरा मिलिट्री ब्रिगेड जो है वो हमास रेज कर लेगी, और ये मिलिट्री ब्रिगेड जो आने वाले दिनों में इसराइल पर एक ऐसा यकबारगी के साथ हमला करेगा कि खुद इसराइल जो है वो अपनी इंटेलिजेंस नाकामी जो है उसका एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। वक्ती तौर पर ये चरका ज़रूर लगा है, और हमास इस वक्त लीडरलेस नहीं है। उनके जो याहिया सनवार हैं वो बैटल फील्ड से अपने लोगों को लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अब हर चीज़ का इश्तिहार जो है मैं समझता हूँ इन जंगों के अंदर नहीं लगाया जाता, क्योंकि आज के दौर में तो ये है कि आप गोली ना चलाएं लेकिन एक सेल्फी ज़रूर जारी कर दें। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को गुमनाम रख के, अपने आप को जिसे कहना चाहिए बिल्कुल इस लाइमलाइट से हटा के, यानी आपने इस पूरी जंग के अंदर एक नाम सुना होगा गजा वॉर के अंदर, मोहम्मद अद-दैफ। उनकी तस्वीर ना तो आपने आज तक देखी होगी ना हमने आज तक देखी है, लेकिन वो इसराइल के लिए एक नाइटमेयर है। उनका नाम खौफ की अलामत है। और पिछले दिनों इसराइल ने यह भी दावा किया कि हमने जो खान यूनिस और ख़ासतौर पे ये जो रफ़ा का इलाका है वहाँ के अंदर उनको एक अटैक के अंदर जो है वो शहीद किया, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक जो है वो या उसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस है वो इसराइल भी फराहम नहीं कर सका। लेकिन ये जो खामनाई साहब का अंडरग्राउंड जाना है, ये क्या मैसेज है कि वो जो अब जब ईरानियंस ने खुद रिलीज किया कि हम उनको अंडरग्राउंड ले गए हैं, सेफ जगह पर ले गए हैं, ये नेगेटिव मैसेजिंग नहीं है जंग में? कतन नहीं जी, ये जिसे आप जंगों की मैनूवरिंग कहते हैं या एक वॉरफेयर के टैक्टिसेस हैं, और ये ना तो इसे आप बुज़दिली पर महमूल कर सकते हैं और ना आप इसे कोई ईरान की कमज़ोरी पर महमूल कर सकते हैं। ये एक वॉर टैक्टिस है और एक वॉर मैनूवरिंग है, और मैं समझता हूँ इसी का नाम कर्रो फर है कि किसी वक्त आप
दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े होते हैं और किसी वक्त आप जो है वो किसी नामालूम डेस्टिनेशन के साथ जो है वो अपनी टीम को लीड कर रहे हो। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त कम है। ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त जंग से बचना चाह रहा है। इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद देख लें, हसन नसरुल्लाह साहब के वाक़े के बाद देख लें, और जब उन्होंने वो रिस्पांस दिया भी तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि पूरे वेस्ट को एतमाद में लेकर उन्होंने वो रिस्पांस दिया। कुछ सरप्राइज़ नहीं था। 5 मुल्कों की एयरफोर्स उस रिस्पांस को रोकने के लिए मौजूद थी। मतलब पता था कि आज ईरान इस वक्त ये रिस्पांस देगा कि ईरान की इज्जत रह जाए, वो एक फिक्स मैच नज़र आ रहा था। तो क्या ईरान और इसराइल की कोशिश है कि वो ईरान को जंग में ले आए बराह रास्त, ताकि ये भी शुरू हो जाए? आपको क्या लगता है, ईरान बच जाएगा या इन दी एंड ईरान को फैसला करना पड़ेगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, अभी जो आपने एक ईरान की तरफ से जो हिकमत अमली उसका इशारा दिया है, तो इसको मैंने मुख्तसरन 2 अल्फाज में बयान करने की कोशिश की थी कि इसराइल को इस वक्त ईरान चाहता है कि वो एक्सप्लोड ना हो, यानी बाहर से कोई ईरान के हमले के नतीजे में या किसी अटैक के नतीजे में वो तबाही से दोचार ना हो, बल्कि वो इंटरनली इस कदर ज़्यादा वहाँ पे अफरा तफरी और तबाही मचे कि वो अंदर से इम्प्लोड करे, अंदर से पटे। और ये जो आप इस वक्त वहाँ पे माशी दिगरगुन सूरत हाल, वहाँ पे जो यहूदी आबादकारों का रिवर्स माइग्रेशन, और फिर इसी तरीके से अब आपने देखा होगा रिसेंटली जब नेतन्याहू ने जंगबंदी के हवाले से बात की तो उनके जो इंतहाई बदबूदार किस्म के यहूदी आबादकारों के नुमाइंदा एक वजीर हैं सेमोट्रिच बिन गवेर, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो एक ऐसी करप्ट हुकूमत के जो 3-4 वजीर जो इंतहा पसंदों के नुमाइंदा हैं और इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात के हामिल लोग हैं, वो अगर उनके हाथों जरगामाल हैं तो ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी ईरान की कामयाबी और क्या है कि जितना बड़ा चैलेंज इस वक्त नेतन्याहू को दाखिली तौर पर दरपेश है सियासी महाज पे, और अगर आपको याद हो इस 7 अक्टूबर से पहले गुज़श्ता बरस जितने बड़े पैमाने पे वो जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के साथ वहाँ नबर्द आज़मा थे, फिर उनके खिलाफ उनकी करप्शन के हवाले से जो मुजाहरे जारी थे, ये तो 7 अक्टूबर मैं समझता हूँ नेतन्याहू के लिए ब्लेसिंग साबित हुआ। अदरवाइज इस वक्त वो साबिक वजीर आजम के तौर पे किसी वहाँ की अदालत कहते हैं, आपने भी मान लिया, और 7 अक्टूबर का वो कहते हैं कि वो अगर वो ना करती हमास तो इतनी तबाही भी ना होती और नेतन्याहू को मौका भी ना मिलता, वो आज जा चुके होते। वो एक ब्लंडर, सब लोग उसको एक ब्लंडर समझते हैं, सब लोग उसको एक गलत हिकमत अमली समझते हैं। जी, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हम इस वजह से नहीं देख पाते या हमारा मीडिया इस वजह से नहीं दिखाता कि उसके नतीजे में कितना बड़ा एक नॉर्मलाइजेशन का जो हवा आ रहा था, जो कल नेतन्याहू ने वहाँ पे खिताब करते हुए एक तरफ जो इवल फोर्सेस दिखाई थी और दूसरी तरफ ब्लेसिंग्स का जो एक चार्ट दिखा रहे थे, और उसमें वो एक अरब मुल्क से स्टार्ट करके उसको अपने मुल्क तक ला रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ से फ्लां फाइबर गुजरेगी, यहाँ से फ्लां ट्रेन गुजरेगी। वो सारे का सारा मंसूबा जो है वो इसी 7 अक्टूबर ने नाकाम बनाया, वरना आज आप भी वीज़ा ले रहे होते मस्जिद अक्सा में नमाज असर की अदायगी के लिए। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।